नमस्कार, मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 22 वस्त्र विज्ञान एक परिचय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो अध्याय जो हम अब पढ़ने वाले हैं, वे सभी हमने गृह विज्ञान की एक शाखा पढ़ी थी जिसका नाम था वस्त्र एवं परिधान। उससे संबंधित शाखा से ही सभी अध्यायों का अभी हम अध्ययन करेंगे। जैसे आज का अध्याय 22 है जो हमें क्या है, वस्त्र का परिचय बताने वाला है। देखिए, वस्त्र क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जैसे रोटी और कपड़ा हमारी आवश्यकता होती है, वैसे ही वस्त्र भी क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है। वस्त्र या कपड़ा हम क्या है, हम हमारे शरीर को, तन को ढकने के लिए पहनते हैं या हमारे शरीर की रक्षा के लिए भी हम पहनते हैं। जैसे क्या है, हमें ठंड से बचना है तो हम ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वस्त्र का प्रयोग हम क्या है, विभिन्न अवसरों पर करते हैं। जैसे शादी में, ब्याह में, हम पार्टी में आदि में हम विभिन्न विभिन्न वस्त्र पहनते हैं। अर्थात हम वस्त्र का प्रयोग फैशन के लिए या स्वयं को सजाने के लिए भी करते हैं। तो वस्त्र क्या है, हमारे लिए हमारी मूलभूत आवश्यकता हो गई है। अब वस्त्र के विषय में हम विभिन्न विभिन्न जो पहलुओं का हम जो अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाती है, हमारे लिए वस्त्र विज्ञान कहलाता है। जैसे वस्त्र के रेशे क्या हैं, वस्त्र की विशेषताएं क्या है, वस्त्र की देखभाल कैसे की जानी चाहिए, वस्त्र कैसे बनता है आदि। जो ये सभी जो विभिन्न पहलू हैं जिनका हम जो अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपके वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वस्त्र की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह क्या होती है, तंतु होती है। इन्हीं तंतुओं को हम क्या कहते हैं, रेशे भी कहते हैं। इन्हें हम फाइबर्स भी कहते हैं। अब जो वस्त्र है, इन्हीं तंतुओं से, फाइबर से बनते हैं। अब ये जो तंतु होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे तंतु होते हैं। उनसे धागे का निर्माण होता है और उन धागों को ऐंठन देकर किसका निर्माण किया जाता है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। देखो बच्चों, जो ये तंतु हैं, ये क्या है, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हम क्या है, जिन्हें लंबाई के आधार पर हम विभक्त कर रहे हैं, और एक तंतु है जिन्हें हम उत्पत्ति के आधार पर विभक्त कर रहे हैं। अर्थात उत्पत्ति के आधार से अर्थ यह है कि कहां से ये हमें प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर भी ही हम इन तंतुओं का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे ये तंतु अभी हम देखें, लंबाई के आधार पर हम दो भागों पर बांट सकते हैं। एक वे तंतु जो कि क्या है, लंबाई में छोटे हैं, अर्थात वे लघु आकार के हैं। एक वे तंतु जो कि क्या है, लंबाई में लंबे हैं, अर्थात वे दीर्घाकार के हैं। अब आपके ये जो लघु आकार के जो तंतु हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेपल रेशा भी कहते हैं। और जो लंबवत जो तंतु हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिलामेंट का रेशा भी कहते हैं। तो जो लंबे तंतु हुए, वे कैसे रेशे हुए, फिलामेंट के तंतु हुए हैं। तो अब ये जो रेशे हैं, अगर हम इनका उदाहरण देखें तो कपास का जो रेशा है वह कैसा रेशा है, आपके स्टेपल का रेशा है। क्यों? क्योंकि इसके रेशे क्या होते हैं, लंबाई में कम होते हैं और उन्हें हम ऐंठन देकर क्या है, वस्त्र का निर्माण करते हैं। वही प्राकृतिक स्रोतों में जो रेशम है वह क्या होता है, फिलामेंट का रेशा है। क्योंकि उसके रेशे क्या होते हैं, लंबाई में अधिक होते हैं। तो लघु आपके ये क्या है, आपके जो रेशम का रेशा है वह क्या होता है, दीर्घाकार रेशा होता है। तो वही रेशा क्या हो गया है, आपके फिलामेंट का रेशा हो गया है। ऐसे ही कुछ मानव निर्मित रेशे होते हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है। ये रेशे भी क्या है, आपके फिलामेंट के रेशे होते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम मन इच्छा अनुसार लंबाई दे सकते हैं। तो अब हम दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। तो स्टेपल रेशा कौन सा हुआ, जो लघु तंतु हुआ वो स्टेपल रेशा हो गया, और जो आपके लंबे तंतु हुए वे कैसे हो गए हैं, फिलामेंट रेशे हो गए हैं। अगर बात आती है आपके उत्पत्ति के आधार पर, अगर हम तंतुओं को बांटे तो हम दो प्रकार से उनको बांट सकते हैं। एक तो जो हमें जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं वे तंतु, और एक वे तंतु जिन्हें क्या है, मानव ने निर्मित किया है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के तंतु हो जाते हैं, आपके प्राकृतिक तंतु और मानव निर्मित
तंतु। अब जो प्रकृति के आधार पर ये तंतु हैं, इन्हें भी हम क्या है, मुख्य रूप से क्या है, वनस्पतिक तंतु कह सकते हैं, जांतव्य तंतु कह सकते हैं, या और खनिज तंतु कह सकते हैं। अब वनस्पति तंतु वे तंतु हैं जो हमें क्या है, वनस्पति से प्राप्त होते हैं। वहीं जांतव्य तंतु वे तंतु हैं जिन्हें हम क्या है, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। और खनिज तंतु वे तंतु हुए जिन्हें हम क्या है, खनिजों से प्राप्त करते हैं। देखिए, जो वनस्पतिक तंतु हैं वे हमें क्या है, वनस्पति के यानी कि पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों से प्राप्त हो सकते हैं। तो अब आपके वानस्पतिक तंतु में हम क्या क्या है, जैसे कपास है आपके पौधे से प्राप्त होता है, जूट भी पौधे से प्राप्त होता है, फ्लैक्स भी आपके पौधे से प्राप्त होता है, कॉयर आपके क्या है, नारियल से प्राप्त होता है। तो ये सभी तंतु कैसे हो गए हैं, आपके वानस्पतिक तंतु हो गए हैं। जबकि रेशम और ऊन हमें किससे, जानवरों से मिलती है, तो ये कैसा तंतु हो गए हैं, जांतव्य तंतु हो गए हैं। वहीं खनिज तंतु जैसे एस्बेस्टॉस हो गई है, सोना है, चांदी है, ये सब खनिज है। जैसे सोने और चांदी से भी क्या है, वस्त्रों का निर्माण होता है। तो ये तंतु कैसे हो गए हैं, खनिज तंतु हो गए हैं। अगर हम बात करें आपके मानव निर्मित तंतुओं की, तो इन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक वे तंतु जिन्हें हम क्या कहते हैं, पुनर्उत्पादित तंतु कहते हैं, और एक वे तंतु जिन्हें हम रासायनिक या कृत्रिम तंतु भी कहते हैं। अब जो पुनर्उत्पादित तंतु हैं उसका उदाहरण है रेयॉन, और जो रासायनिक और कृत्रिम तंतु हैं उनके उदाहरण है नायलॉन, पॉलिएस्टर या एक्रिलिक। अब ये जो तंतु हैं ये क्या है, आपके जैसे रासायनिक तंतु हैं, ये क्या है, हमें रसायनों से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के जो रेशे होते हैं वे फिलामेंट रेशे होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके हम जो लंबाई है वह हम मन इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। वही रेयॉन का जो तंतु है, ये रेयॉन का तंतु हमें क्या है, कुछ हमें मात्रा में हम इस पे प्राकृतिक तंतु के साथ में क्या है, हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो उस रूप में हम क्या है, इसे पुनर्उत्पादित तंतु कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या है, आपके प्राकृतिक तंतुओं का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब बात आती है बच्चों, जो ये उत्पत्ति के आधार पर जो हमने तंतु या आपके प्राप्त रेशे प्राप्त किए हैं, उन्हें हम क्या है, वानस्पतिक तंतु के रूप में बांट रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वानस्पतिक जो तंतु है ये हमें क्या होगा, पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों से प्राप्त होंगे, इसलिए ही हम इन्हें क्या कह रहे हैं, वानस्पतिक तंतु कह रहे हैं। जैसे क्या है, जैसे कपास के रेशे की हम बात करें तो कपास का रेशा हमें क्या है, कपास के पौधे से मिलता है। अब ये कपास के पौधे पर क्या होता है, आपने अगर कपास का पौधा देखा है तो कपास पर क्या होती है, ऊपर रुई के कोए या पोफोए लगे होते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, उनके बीज होते हैं। तो ये कपास का जो रेशा है, कपास के पौधे के बीज से हमें प्राप्त होता है। वहीं आपके जूट और फ्लैक्स से ये हमें क्या है, जूट और फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। अब बात आई आपके कोयर की। अब कॉयर आपके कहाँ से, नारियल की जो छाल है उससे हमें आपके ये कॉयर का रेशा प्राप्त होता है। अनानास के पत्तों से भी हमें क्या है, रेशे प्राप्त होते हैं। तो अनानास के जो पत्ते हुए उनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं और उनसे हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। जो आपके बच्चों ये जो प्राकृतिक तंतु होते हैं ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, इनके अंदर आपके सेल्यूलोज पाया जाता है। तो जो भी वानस्पतिक तंतु होंगे वह किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। अब आपके हम जांतव्य तंतुओं की बात करें तो हमने अभी जांतव्य तंतुओं के बारे में देखा कि जो भी हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं वे तंतु कैसे तंतु हैं, जांतव्य तंतु है। जैसे हमें क्या है, ऊन मिलती है, हमें रेशम मिलती है, तो ये कैसे तंतु हो गए हैं, आपके जांतव्य तंतु हो गए हैं। ऊंट, बकरी, खरगोश आदि की खाल से या उनकी बालों से हमें क्या प्राप्त होती है, जांतव्य तंतु प्राप्त होते हैं। भेड़ के बालों से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त
होती है। तो ये कौन से तंतु हैं आपके बच्चों? जांतव्य तंतु हैं। अब जो है रेशम, रेशम से भी हमें क्या प्राप्त होता है? ये रेशम हमें क्या है? रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। अब ये जो रेशम का कीड़ा है, यह क्या है? इसके छिद्रों से क्या है? लार निकलती रहती है। अब ये लार क्या है? बाहरी वातावरण में आकर आपके क्या है? सूखती चली जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? कोकून का निर्माण होता है। इस कोकून पर फिर क्या है? वस्त्र निर्माण की विधि की जाती है। जैसे क्या है? इस कोकून को उबाला जाता है और उबाल कर क्या है? उसके माध्यम से हम रेशम को प्राप्त करते हैं। तो रेशम का जो तंतु या रेशा है, वह भी कैसा तंतु हुआ आपके? जांतव्य तंतु हुआ। अब जो भी जांतव्य तंतु होते हैं बच्चों, वे कैसे होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? जैसे जांतव्य तंतु में हमें क्या है? क्या मिली है? ऊन मिली है। और ये ऊन हमें किससे मिली है? आपके जानवरों की बालों से मिली है। तो ये बाल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। वहीं जब हमने प्राकृतिक तंतु के अंदर हमने कौन से वानस्पतिक तंतु देखे थे, तो वे रेशे कैसे बने हुए थे? वे सेल्यूलोज के बने हुए थे। और ये जांतव्य तंतु किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। अब बात आ रही है आपके खनिज तंतु की। खनिज तंतुओं में मैंने आपको अभी बताया था, सोने, चांदी, एस्बेस्टॉस, ये कैसे तंतु हैं? खनिज के तंतु हैं। और इनसे भी क्या है? आपके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अब बच्चों, जो भी हमने अभी प्राकृतिक तंतु पढ़े हैं, उसके अंदर जो रेशम का जो तंतु है, वह कैसा तंतु है? फिलामेंट का तंतु है। और रेशम को छोड़कर जितने भी अभी हमने प्राकृतिक तंतु पढ़े हैं, वे मुख्यतः कैसे होते हैं? सेपल रेशे के होते हैं। क्योंकि ये रेशे कैसे होते हैं? लंबाई में छोटे होते हैं और उन्हें ऐंठन देकर क्या है? उनसे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। जो रेशम का जो धागा है या रेशम का जो रेशा है, वह कैसा है? लंबा और दीर्घाकार होता है। और इसे भी हम मन इच्छा अनुसार लंबा रख सकते हैं और उससे उसे हम क्या है? वस्त्र का निर्माण करते हैं। अब बच्चों, मानव निर्मित जो तंतु हैं, ये तंतु क्या है? हमें सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि हमें ये क्या है? वनस्पति जगत से हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसे हम कैसे हैं? कुछ रासायनों से मिलाकर बनाते हैं। तो इस रूप में ये जो मानव निर्मित तंतु हैं, इन्हें मानव ने क्या है? अपनी सुविधा अनुसार क्या है? इन तंतुओं का निर्माण किया है। ये मानव निर्मित तंतु बच्चों दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पुनरुत्पादित तंतु और कृत्रिम तंतु या फिर आपके रासायनिक तंतु। अब जो पुनरुत्पादित जो तंतु है, इसके अंदर क्या है? हम कुछ प्राकृतिक कच्चे पदार्थों व रसायनों के साथ मिलकर इसको बनाया जाता है। यानी कि पुनरुत्पादित तंतुओं के लिए हमें क्या है? प्राकृतिक उत्पाद भी चाहिए और रासायनिक पदार्थ भी चाहिए। जो पुनरुत्पादित तंतु है, वह है रेयॉन का तंतु। और इस रेयॉन के तंतु को हम प्रथम मानव निर्मित तंतु भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम किसका? आपके मानव ने क्या है? जो रेशे का निर्माण किया, उसमें सबसे पहले किसका निर्माण किया था? रेयॉन के तंतु का निर्माण किया था। इसलिए ही हम रेयॉन को क्या है? प्रथम मानव निर्मित तंतु भी कहते हैं। तो प्राकृतिक जो कच्चे पदार्थ है, उसके रूप में हम क्या क्या प्रयोग में लेते हैं? जैसे हम सूती तंतु प्रयोग में लेते हैं, लकड़ी की लुद्दी प्रयोग में लेते हैं, कागज कागज प्रयोग में लेते हैं, या फिर कागज की लुद्दी प्रयोग में लेते हैं। इस रूप में मुख्यतः क्या है? इसके अंदर हम सेल्यूलोजिक पदार्थ प्रयोग में लेते हैं। और फिर उनके साथ में हम क्या है? रसायनों को मिलाकर क्या है? हम पुनरुत्पादित तंतु का निर्माण करते हैं, यानी कि हम रेयॉन का निर्माण करते हैं। अब जो रेयॉन है, वह भी कैसा तंतु हो जाता है? सेल्यूलोजिक तंतु हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या है? वानस्पतिक जगत से हमने सेल्यूलोज को लेकर इसका निर्माण किया है। कृत्रिम तंतु है, ये तंतु कैसे हैं बच्चों? रासायनिक तंतु हैं। इसमें हम क्या है? मुख्यतः रसायनों का प्रयोग करते हैं और उन रसायनों के प्रयोग के आधार पर ही क्या है? इनका निर्माण होता है या उनकी विशेषताएं आती है। जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक
एक्रेलिक, ये कैसे तंतु हो गए हैं? आपके रासायनिक तंतु हो गए हैं। जो कृत्रिम तंतु हैं इन्हें हम क्या है, मन इच्छा अनुसार अपनी लंबाई रख सकते हैं, यानी कि ये जो तंतु होंगे ये कैसे होंगे, दीर्घाकार तंतु होंगे, और इन्हें हम आवश्यकता अनुसार क्या है, स्टेपल रेशा भी बना सकते हैं या फिर फिलामेंट रेशा भी इससे हम बना सकते हैं। अब जो बच्चों देखें हम ये कृत्रिम तंतु बनते कैसे हैं, ये क्या है, रसायनों से बनेंगे। जिन भी रसायनों का प्रयोग हम कर रहे हैं उसका हम रासायनिक घोल बना लेते हैं और उसको क्या है, एक पट्टी का रूप दे लेते हैं। उस पट्टी को और या उस रसायन को हम क्या है, स्प्रीनेट के छिद्रों से निकालते हैं। ये स्प्रीनेट कैसे होते हैं, ये स्प्रीनेट एक कीप नुमा एक संरचना होती है जिसके अंदर क्या है, आपके जितनी जैसी लंबाई के आपको क्या है तंतु चाहिए रहते हैं उसके अनुसार इसके अंदर आपके स्प्रीनेट के छिद्र होते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, जैसी लंबाई के हमें व्यास या जितनी मोटाई के हमें तंतु चाहिए उसके अनुसार इसके अंदर छिद्र होंगे, और जो रासायनिक पदार्थ है वह रासायनिक पदार्थ इस कीट के अंदर डाला जाता है जिसे हम स्प्रीनेट कहते हैं। और इसके अंदर जब ये रासायनिक डाला जाता है तो ये क्या है, आपके लंबे लंबे आपके रेशे बना देता है, लंबे लंबे ये धागों की यह संरचना बनाता है, और फिर इसको क्या किया जाता है, आपको सुखाया जाता है। ये स्प्रीनेट के छिद्रों के अंदर क्या है, हम हमारी इच्छा अनुसार इनकी मोटाई व्यास आदि रख सकते हैं। बच्चों अब हम देखें कि तंतुओं की विशेषताएं क्या होती है। ये जो तंतु अभी हमने पढ़े, जैसे हमने प्राकृतिक तंतु पढ़े, हमने जानतव्य तंतु पढ़े, हमने मानव निर्मित तंतु पढ़े, तो इन तंतुओं के अंदर क्या होती है, अपनी विशेषताएं होती है। जैसे जो सूती तंतु है, यह तंतु क्या होते हैं आपके, अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो ये तंतु कैसा है, स्टेपल रेशा है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है। इनकी आकृति हम देखें माइक्रोस्कोप में तो यह माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या होता है, हमें थोड़ा सा मुड़ा हुआ और चपटा दिखाई देता है। जो सूती रेशा होता है वह चमकहीन भी होता है। आपके जो सूती जो वस्त्र है उसकी अवशोषण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और यह आसानी से क्या कर लेता है, पानी को सोख लेता है, वह शीघ्रता से सूख भी जाता है। यह क्या करता है, शीघ्रता से सूखने के कारण क्या है, यह अपने शरीर के पसीने को भी सोख लेता है और हमें क्या करता है, ठंडेपन का एहसास देता है। जो सूती वस्त्र है बच्चों, वह ताप का क्या होता है, सुचालक होता है, अतः ये शरीर को क्या देता है, ठंडक प्रदान करता है। इनकी जो दृढ़ता है भीगने के बाद में क्या हो जाती है, ये वस्त्र और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं, और हम क्या है, इन वस्त्रों को बिना नुकसान पहुंचाए क्या कर सकते हैं, रगड़ा और मसला जा सकता है। अब जो सूती वस्त्र है बच्चों, वह क्या होते हैं, उनके अंदर पीलापन और सलवटें भी पड़ती है। अब जो सूती वस्त्र है ये क्या हो जाते हैं, जल्दी पीले पड़ जाते हैं, और सूती वस्त्र पर सलवटें भी जल्दी पड़ जाती है, इसलिए इस पर क्या है, हमें आयरन करने की आवश्यकता पड़ती है। सूती वस्त्रों का प्रयोग हम क्या है, गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्रों में करते हैं, साड़ियों में, सूट में, शर्ट में आदि में हम सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अंतः वस्त्र भी सूती वस्त्र के होते हैं, चादर है, नैपकिन है, तौलिए हैं, ये भी कैसे होते हैं, आपके सूती रेशे के होते हैं। अब बात आ रही है बच्चों आपके ऊनी वस्त्रों की। जो ऊनी वस्त्र है यह कैसा है, आपके जानतव्य रेशा है, और यह रेशा भी कैसा है, स्टेपल रेशा होता है, क्योंकि इसके रेशे भी लघु आकार के होते हैं। इनकी आकृति माइक्रोस्कोप में देखने पर लहरिएदार और खुरदुरी दिखाई देती है। इनकी अवशोषण क्षमता क्या होती है, ये जल के प्रतिरोधक होते हैं, परंतु ये अपने अंदर जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साथ ही साथ में क्या है, ये जो ऊनी रेशे होते हैं या ऊनी वस्त्र होते हैं जल्दी सूखते नहीं हैं। ऊनी रेशे क्या होते हैं बच्चों, ताप के
कुचालक होते हैं और शरीर को ये हमें गर्मी भी प्रदान करते हैं। अगर हम इसकी दृढ़ता की बात करें तो ये क्या होते हैं, आपके जो ऊनी तंतु हैं ये क्या होते हैं, कम दृढ़ होते हैं, यानी कि कमजोर तंतु होते हैं। गीली अवस्था में तो ये और भी कमजोर हो जाते हैं। तो ये गीले होने पर ये तंतु क्या है, अगर हम इनको रगड़ कर धोएंगे या मसल कर धोएंगे तो इनके तंतु क्या होते हैं, आपके जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और क्या है, वस्त्र क्या है, जल्दी फट जाता है। आपके क्या है, जो ऊनी वस्त्र हैं या ऊनी तंतु हैं उनके अंदर क्या होता है, आपके लचीलापन होता है। क्यों, और इन वस्त्रों को या ऊनी वस्त्रों को क्या है, लचीलेपन के कारण ही उनके अंदर क्या है, सलवटें नहीं पड़ती हैं और यह पुनः अपने आकार को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो ऊनी तंतुओं का प्रयोग हम किस में करते हैं, स्वेटर बनाने में करते हैं, मोजों में करते हैं, कंबल में करते हैं, या ऊनी वस्त्रों के अंदर क्या है, हम ऊनी रेशों का प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग हम सर्दियों में पहनने वाले वस्त्रों के रूप में भी करते हैं। रेशम का जो रेशा है बच्चों, वह कैसा रेशा है, दीर्घाकार तंतु है और ये फिलामेंट का रेशा भी है। आपके जो रेशम तंतु है ये प्रकृति में पाए जाने वाले सभी अन्य तंतुओं में क्या होता है, सबसे लंबा होता है। आपके जो रेशम का तंतु है उसकी अगर हम आकृति की बात करें और उसे हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वह कैसा है, चिकना और चमकीला दिखाई देता है। इसकी अवशोषण क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है और ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ताप का क्या होता है, ये कुचालक होता है और गर्मी का हमें एहसास भी देता है। आपका जो रेशम का तंतु है वह क्या होता है, इसकी सतह चिकनी होती है क्योंकि यह ऊन की भांति अच्छा अवरोधक भी है। और साथ ही साथ में अगर हम इसकी दृढ़ता की बात करते हैं तो ये गीला होने पर जो इसके रेशमी जो वस्त्र हैं वे क्या होते हैं, कम दृढ़ होते हैं। इसलिए ही क्या है, रेशमी वस्त्रों को हमें क्या है, बड़ी देखभाल से धोना पड़ता है। इसके तंतु जल्दी क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें हमें ज्यादा रगड़ कर या मसल कर नहीं धोना चाहिए। आपके जो रेशमी वस्त्र हैं उनके जो अंदर क्या है, आपके सलवटें भी जल्दी पड़ जाती है और ये क्या है, आपके ऊन की भांति क्या है, पुनः अपना आकार भी ग्रहण नहीं करते हैं। धुलाई के बाद इनको क्या है, आपके आयरन की आवश्यकता भी होती है। अब जो रेशमी वस्त्र है उनका प्रयोग हम क्या है, जैसे रेशमी साड़ियां हैं, रेशमी शर्ट है, सूट है, टाई है, चादर है आदि के अंदर क्या है, हम इनका प्रयोग करते हैं। आपके रेयॉन का जो वस्त्र है तो इसके अंदर क्या है बच्चों, आपके सेल्यूलोज के जो गुण होते हैं वह भी इसके अंदर मिलेंगे। तो सेल्यूलोजिक जो रेशा था वह सूती वस्त्र था और सूती वस्त्र के जो गुण है और रेयॉन के जो गुण है उनके अंदर बहुत आपको समानता देखने को मिलेगी। अब जो इस परंतु ये जो रेयॉन का रेशा है यह मानव निर्मित रेशा है, इसलिए इसकी लंबाई क्या है, आपके लंबी ही भी हो सकती है, अर्थात इसे हम हमारी इच्छा अनुसार क्या है, लंबा और छोटा बना सकते हैं। तो ये फिलामेंट रेशा है और इसको हम क्या है, इसके वस्त्र से जब हम निर्माण करते हैं तो लंबे रेशों का हम प्रयोग भी करते हैं। इनकी आकृति क्या है, माइक्रोस्कोप में देखने पर चिकनी और आपके चमकीली दिखाई देती है। अभी जो ये वस्त्र है इनकी अवशोषण क्षमता कैसी होती है, आपके ये इनकी अवशोषण क्षमता सूती वस्त्रों की भांति ही होती है, ये जल्दी सूख भी जाते हैं। ताप का क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं और इन्हें पहनने के बाद में ठंडक का एहसास होता है, परंतु सूती वस्त्रों की भांति ये बहुत ज्यादा अधिक ठंडे नहीं होते हैं। अब जो वस्त्र है इनकी दृढ़ता क्या होती है, अच्छी होती है और गीली अवस्था में भी इनको रगड़ा जा सकता है। इनके अंदर क्या है, सलवटें बड़ी आसानी से पड़ जाती है, तो इसलिए हमें इसके पर आयरन करने की आवश्यकता भी होती है। इनका प्रयोग भी हम क्या है, गर्मी में पहनने वाले वस्त्रों के रूप में, चादर में, पर्दों में, लाइनिंग में आदि में करते हैं। बच्चों जो अभी हमने देखे ये हमने प्राकृतिक रेशे देखे। अब हम बात करें जैसे कि आपके जो नायलॉन, पॉलिएस्टर, जो एक्रेलिक है ये कृत्रिम तंतु हैं। तो इनके अंदर क्या है, सभी के अंदर ये सभी तंतु क्या है, रसायनों से प्राप्त होते हैं। तो जो जैसी रसायन की विशेषता होती है वैसी विशेषता ही इन तंतुओं के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन कुछ इनके अंदर क्या है, सामान्य विशेषताएं होती है जो क्या है, आपके मिलती जुलती होती
होती हैं जो क्या है मानवकृत रेशों के अंदर समान होती है। जैसे इनकी लंबाई क्या है हम इच्छानुसार रख सकते हैं, हम क्या है इसका क्या है लंबा रेशा भी रख सकते हैं। तो वह कैसा रेशा है, फिलामेंट रेशा है। इनकी जो आकृति वह कैसी होती है, माइक्रोस्कोप में देखने पर चिकनी और चमकीली दिखाई देती है। इनके अंदर क्या होती है, आपके अवशोषण क्षमता क्या होती है, कम होती है, और यह क्या है आपको पसीने को भी नहीं सोख पाता है। अब जो आपके ये जो तंतु हैं आपके, ये तंतु क्या होते हैं, ताप के कुचालक होते हैं। तो ये क्या है आपके जल्दी ताप के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं। इनकी दृढ़ता क्या होती है, अच्छी होती है, और गीली अवस्था में तो ये और भी अधिक दृढ़ हो जाते हैं। और इन पर क्या है, ये सलवटों के अच्छे प्रतिरोधक होते हैं, यानी कि इन पर जल्दी सलवटें नहीं पड़ती हैं। अब इनका प्रयोग क्या है आपके होजरी उत्पादों में, मोजों में, मछली पकड़ने के जाल में आदि में किया जाता है। बच्चों, अब हमने जो तंतु की जो विशेषताएं देखी थी, उसके अलावा भी हम तंतुओं की पहचान कर सकते हैं। ये पहचान क्या है, हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है दृष्टिगत परीक्षण के माध्यम से, और एक है ज्वलन परीक्षण के माध्यम से। तो दृष्टिगत मतलब हम देखकर वस्त्र को पहचान सकते हैं, और ज्वलन परीक्षण का मतलब है वस्त्र को क्या है जब हम लौ के पास में लेकर जाएं तो उसके अंदर कैसी विशेषता होती है, उसके माध्यम पर भी हम वस्त्र को पहचान सकते हैं। जैसे दृष्टिगत में हम देखें कि हम उसको बाह्य स्वरूप को देखकर ही हम पहचान जाए कि यह वस्त्र कौन सा है या कौन से तंतु से बना हुआ है। जैसे सूती जो वस्त्र होता है वह क्या होता है, देखने में चमकहीन होता है और थोड़ा मटमैला दिखाई देता है। वहीं ऊनी वस्त्र कैसा है, खुरदरा और फुर्रीदार होता है। आपके जो आपके अब हम देखें कि जो ये वस्त्र है, अगर हम इसका ज्वलन परीक्षण करें तो वह क्या है, उसके अंदर कैसी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। उसके लिए हमें क्या है, इसके लिए एक प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जब किसी कपड़े के टुकड़े को लौ के पास लेकर जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, ज्वलन परीक्षण कहलाता है। ज्वलन परीक्षण के लिए हमें क्या है, कपड़े का क्या चाहिए, रेशा चाहिए, या फिर हमें क्या है, कपड़े के 2x2 सेंटीमीटर के टुकड़े को हम एक चिमटी से पकड़कर जब मोमबत्ती या लौ के पास ले जाकर परीक्षण करेंगे तो वह कैसा परीक्षण होगा, ज्वलन परीक्षण होगा। अब ये आपकी एक तालिका है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि अगर हम सूती वस्त्र को लौ के पास लेकर जाएं तो उसके अंदर कैसी विशेषता हमें देखने को मिलेगी, या रेयॉन का वस्त्र उसको हम लौ के पास लेकर जाएं तो कैसी विशेषता हमें देखने को मिलेगी। जैसे क्या है, जो प्राकृतिक सेल्यूलोजिक तंतु सूती लिनन का जो तंतु है, अगर हम उसको लौ के पास में लेकर जाते हैं तो वह जल्दी सिकुड़ता नहीं है और आग को पकड़ लेता है। लौ में ही वह क्या करता रहता है, जल्दी जलता रहता है, और जब हम उनसे लौ से हटा लेते हैं तो वह जलता रहता है, साथ में क्या होता है, वह दहकता भी रहता है। जब इस ये तंतु आपके जलते हैं तो उनके जलने के दौरान कैसी गंध आती है, आपके कागज के जलने जैसी गंध आती है। तो जो आपके सेल्यूलोजिक जो रेशा है, जैसे सूती रेशा है, लिनन का रेशा है, अगर ये जलता है तो जलने पर इसकी कैसी गंध आ रही है, कागज के जलने की जैसी गंध आ रही है। इसका जो अवशिष्ट बचता है, अर्थात उसकी जो राख बचती है, वह कैसी होती है, हल्की भुरभुरी और धूमिल रंग की होती है, यानी कि उसकी जो राख है वह ग्रे कलर की होती है। अब आपके जो मानव निर्मित सेल्यूलोजिक तंतु है जैसे रेयॉन है, रेयॉन के अंदर भी क्या है, आपके सूती वस्त्र के समान ही आपकी विशेषताएं देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम सेल्यूलोज का प्रयोग करते हैं। तो यह वस्त्र लौ के नजदीक ले जाने पर सिकुड़ता नहीं है और आग को पकड़ भी लेता है, और लौ में ही ये क्या करता रहता है, जलता रहता है। जब हम इसको लौ से हटा लेते हैं उसके बाद में भी वह जलता रहता है और दहकता रहता है, और गंध उसके अंदर कैसी है, वही कागज के जलने जैसी उसके अंदर गंध आती है। काफी कम मात्रा में इसमें क्या है, हल्की भुरभुरी राख बनती है।
आपके अगर हम बात करें प्रोटीन तंतु जैसे ऊन की, तो ऊन का जो रेशा है अगर हम उसको लौ के नजदीक लेके जाएं तो लौ से दूर सिकुड़ जाता है। फिर ये क्या है, लौ के अंदर ही क्या करता रहता है, धीरे धीरे जलता रहता है, और लौ से हटाने पर ये क्या हो जाता है, जलना बंद हो जाता है। अब जो ये जो तंतु है यह क्या है, इनके जलने पर कैसे जलने की बदबू आती है, इसके अंदर बालों के जलने जैसी गंध इसके अंदर आती है। और उसकी जो राख बनती है वह क्या है, छोटे काले मोती जैसी राख, जिसे हाथों से मसला जा सकता है। अर्थात आपके जो ऊन के रेशे की जो राख बनेगी वह कैसी होगी, थोड़ी सी दानेदार या फिर क्या है, गांठ नुमा बनेगी, और उसे हम क्या है, हाथ से मसल सकते हैं। ऐसे ही आपके जो रेशम का रेशा है यह भी क्या है, प्रोटीन जनित रेशा है। तो इसके अंदर क्या है, आपके ऊन जैसी समानता देखने को मिलेगी। लौ से दूर होकर ये सिकुड़ जाता है। लौ में क्या करता है, ये धीरे धीरे आवाज के साथ में जलता रहता है। जब इन्हें लौ से हटा दिया जाता है ये क्या है, जलना बंद हो जाता है, और इसके अंदर भी बालों के जलने जैसी गंध हमें आती है। और इसके जलने के बाद में जो अवशिष्ट बचता है वह काले मोती जैसी राख जैसा बचता है, जिसे भी हम मसल सकते हैं। अगर बात करें हम मानव निर्मित रेशे में सिंथेटिक जो तंतु हैं जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक की, तो इन तीनों में भी आपके समान विशेषता मुख्य मुख्य देखने को मिलेगी, लेकिन इनके अंदर जो रसायन होगा उसकी विशेषता उसके अंदर आएगी। जैसे मानव निर्मित रेशे में पॉलिएस्टर है, अगर हम लौ के नजदीक लेकर जाएं तो वह पिघलता है और सिकुड़ कर लौ से दूर हो जाता है। फिर अगर लौ के अंदर ये क्या करता रहता है, धीरे धीरे जलता रहता है। लौ से दूर हटाने पर यह जलना बंद हो जाता है, और इसके अंदर रासायनिक पदार्थों जैसी गंध आती है, क्योंकि इसके अंदर हमने रसायनों का प्रयोग किया है। कठोर दानेदार काले कत्थई रंग की इसके अंदर क्या बनती है, राख बनती है। नायलॉन का जो रेशा है, तो ये नायलॉन के रेशा भी क्या है, लौ के नजदीक ले जाने पर पिघलता है, सिकुड़कर लौ से दूर हो जाता है। फिर यह लौ के अंदर धीरे धीरे जलता है और पिघलता है, और लौ से दूर होने पर यह जलना बंद हो जाता है। इसके अंदर भी सिंथेटिक या रसायनों जैसी गंध इसके अंदर आती है, और इसके अंदर काले कठोर दानेदार आपके क्या है, आपके उसके राख बनती है। जो राख ऐसी होती है, कत्थई रंग की होती है। अब आपके एक्रिलिक जो रेशा है, ये एक्रिलिक रेशा भी क्या है, लौ के नजदीक जाकर पिघलता है और सिकुड़कर लौ से दूर हो जाता है। लौ में जल्दी जल्दी क्या है, आवाज के साथ में जलता है, और लौ से दूर होकर ये क्या करता है, पिघलकर एक बूंद बूंद इसका गिरता रहता है। अर्थात ये है, अगर हम इसे लौ से हटा लें तो इसकी क्या है, आपके बूंद गिरती हुई नजर हमें आएगी। इसकी जो आपकी गंध है वह कैसी है, आपके अम्लीय सिरके जैसी गंध हमें आती है। और इसका जो अवशिष्ट बचता है वह कैसा होता है, टेढ़ी मेढ़ी काली दानेदार कठोर राख, जिसे हम हाथ से मसल सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या है, आज का जो अध्याय है इसमें हमने क्या है, वस्त्र के बारे में पढ़ा है, जिसका हमने एक संक्षिप्त परिचय लिया है। आज के अध्याय में हमने देखा कि आपके प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं, जानतव्य तंतु कौन से होते हैं, और आपके मानवकृत तंतु कौन से होते हैं। इन तंतुओं के अंदर कैसी विशेषताएं होती है, और अगर हम इसको बाहरी स्वरूप से देखें तो देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं, और अगर हम इसका ज्वलन परीक्षण करें तो उसके माध्यम से भी हम इन रेशों की क्या है, विभिन्न विभिन्न विशेषताओं के आधार पर पहचान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।